हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो विश्व जनसंख्या से संबंधित जो चैप्टर हम कर रहे हैं पार्ट 2, उसके हमने कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स देखे हैं। जैसे उसकी परिचय देखा, उसका वितरण का पैटर्न देखा, इसके बाद जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से एलिमेंट या तत्व हैं, इन चीजों को भी हमने देखा है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम देखेंगे जिसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अंग्रेजी में कहते हैं इसको पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं कि भाई जनसंख्या घनत्व क्या है, इसके क्या कारण है और दुनिया भर में जनसंख्या घनत्व का क्या अलग अलग पैटर्न है। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कहां मिल रहे हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यानी कक्षा 6 से 12 तक के लिए किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हो, ये सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिलते हैं, जो पूरी तरह अभी हम एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट को देख रहे हैं। आपको सारे इंपॉर्टेंट पढ़ाई के लिए कोई महत्वपूर्ण या कोई इंपॉर्टेंट पैकेज या गोल्ड प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारी की सारी पढ़ाई करेंगे। 1 या 2 चैप्टर के बाद आपको कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए जिससे सभी लोग इसका लाभ ले सके और अपनी पढ़ाई और अपने एग्जामिनेशन में इसका ठीक से उपयोग कर सके। ठीक है, आइए इसी अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट कि भाई जनसंख्या घनत्व क्या है। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व का मुख्य मतलब यह है कि जैसे अगर आप इसको रफली समझना चाहें, पहले भी मैंने इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा आपको बताया था कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 1 वर्ग किलोमीटर है, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी। इस 1 वर्ग किलोमीटर में जितने, मान लीजिए अगर 100 लोग रह रहे हैं तो इसी को बोलेंगे क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। ठीक है, हिंदी में कहेंगे जनसंख्या घनत्व। जनरली क्या होता है, ये तो एक फॉर्मूले के एग्जांपल के तौर पर हो गया। बेसिकली क्या करते हैं कि हम किसी क्षेत्र के अंदर जितने लोग रह रहे हैं डिवाइडेड बाई जो टोटल जनसंख्या होती है उसको कर देते हैं, तो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व से हमें बेसिकली ये समझने के लिए मिलता है कि आखिर किस क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज्यादा रह रही है, कहां कम रह रही है और उसके लिए क्या करने की जरूरत है। आप देखिए, जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे इलेक्शन के लिए ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी जाती है या बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और विकास के, तो उसमें जनसंख्या इंपॉर्टेंट होती है, क्षेत्र नहीं। कितना बड़ा क्षेत्र है इस हिसाब से इस हिसाब से चीजें नहीं मिल जाएंगी, उसमें जनसंख्या कितनी रह रही है इंपॉर्टेंट है। तो पता ये लगता है कि जनसंख्या बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहां केवल जनसंख्या घनत्व 100 है और बिहार जैसे राज्य जहां 1100 है, दिल्ली जैसे जगह जहां 11,000 के आसपास है। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आप केवल स्टेट वाइज पैसा या कोई रिसोर्स डिवाइड करते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो एक कंसेप्ट जानने की जरूरत पड़ेगी आखिर भाई जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है और वो कितना जगह अलग अलग पाया जा रहा है। तो लोगों की संख्या एवं भूमि के अनुपात के बीच का जो संबंध होता है इसको जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। बेसिकली क्या है, ये रेशियो है किस चीज का? कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल। यानी कि एक जगह के अंदर कितनी वहां पर क्षेत्रफल है, कितना एरिया है। जैसे मैंने आपको यहां बताया था, तो फॉर्मूला बेसिकली ये बताया, ये मेरे कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन टोटल रहेगी और जो क्षेत्रफल एरिया टोटल रहेगी, इससे आप जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं, है ना। और यही चीज यहां फॉर्मूले के बेस पर बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। फॉर्मूले में आप देखें तो कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई कुल क्षेत्रफल आप कर सकते हैं, है ना। यानी अगर आप कुल क्षेत्रफल ले लें और कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें तो जनसंख्या घनत्व आपको वहां निकल के आ जाएगी। और जाहिर सी बात है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में दिखाई पड़ती है, अलग अलग तरह से उसमें चीजें आती हैं। जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से हम विश्व को मोटे तौर पर 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। यानी अगर हम जनसंख्या का घनत्व देखें तो इसमें दुनिया भर में आपको 3 चीजें आपको महत्वपूर्ण दिखाई पड़ेंगी। इसकी चर्चा हम यहां भी कर लेते हैं। एक होता है हाईली डेंस्ड, जिसको कहते हैं उच्च जनसंख्या घनत्व। ठीक, ये मैं साथ साथ में थोड़ा इसलिए भी लिख देता हूं ताकि आपको चीजें रिवाइज होती चलें। एक होता है मिडिल डेंस्ड, यानी मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और एक होता है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। निम्न जनसंख्या घनत्व। अब ये कैसे रखा गया है? तो मान के चलते हैं कि 50 से ऊपर अगर कहीं जनसंख्या का घनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के ऊपर के अंदर 50 से ज्यादा लोग हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? उच्च जनसंख्या घनत्व के रूप में देखते हैं। ठीक है,
इसके अलावा 1 से 50 अगर देखें, या कभी कभी 60 बीच में चला जाता है, तो 1 से 50 से 60 के बीच में मध्यम जनसंख्या घनत्व, और क्या है 1 से 10 के बीच में अगर आप रखें, ये 10 से 50 कर सकते हैं आप, ठीक है, 1 से 10 के बीच में अगर आप रखते हैं तो ये बिल्कुल निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इन 3 जनसंख्या घनत्व क्षेत्रों के हिसाब से हम दुनिया भर के जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी को देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अब आइए इसको थोड़ा समझते हैं। जो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं, अब जाहिर सी बात है कि यहां पर वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो जनसंख्या के को अनुकूल रूप से प्रभावित करती हैं। हमने पहले देखा हुआ है कि जनसंख्या के घनत्व को क्या, या जनसंख्या के वितरण को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। जलवायु है ना, वहां का रिलीफ यानी कि भूक्षेत्र कैसा है, जलापूर्ति, वहां पर जनसंख्या के रहने के लिए सारी सुविधाएं, और इसके अलावा जो है उनको अपने लिवलीहुड को कमाने के लिए जो पोटेंशियल है वो दिखाई देना चाहिए। ये सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सारे कारणों की हमने चर्चा की थी। वो सारी चीजें अगर कहीं पाई जाएंगी तो वो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र होंगे, और यहां प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहेंगे, कम से कम 50 व्यक्तियों से अधिक लोग पाए जाएंगे, उच्च घनत्व वाले प्रदेशों में सम्मिलित किए जाएंगे। इस प्रकार विश्व के अनेक क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व 53 व्यक्तियों से अधिक पाया जाता है, और इसीलिए इसे उच्च घनत्व वाला क्षेत्र कहा जाता है। इसका अच्छा उदाहरण आप दक्षिण पूर्व एशिया ले सकते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अब दक्षिण पूर्व एशिया आप देख सकते हैं, ये जो सारे इलाके हैं, ये जितने देश हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आप रख सकते हैं। ये भारत, प्यारा भारत है अपना, जो दक्षिण एशिया में है। दक्षिण पूर्व एशिया वाले जो देश हैं, ये हाईली डेंसिटी वाले देश पाए जाते हैं। इसमें भारत, बांग्लादेश, अच्छा हालांकि दक्षिण पूर्व से थोड़ा भारत ज्यादा अलग है, लेकिन उसको आप भारत को इंक्लूड करके भी ये एरिया ले सकते हैं। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, अच्छा दक्षिणी और पूर्वी एशिया दोनों को अलग अलग इसमें आप ले लेंगे, है ना। तो ये साउथ एशिया भी आ जाएगा और ये सारे भी आ जाएंगे। तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, ताइवान, पूर्वी चीन, ताइवान, जापान, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। यहां पर क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का औसत घनत्व, तो भारत में तो 382 है, यानी भारत में अगर 1 किलोमीटर चारों तरफ आप चले तो इसमें 382 पाया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल समान रूप से नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बिहार जैसे प्रदेशों में 1100 तक है, और दिल्ली जैसे जगहों पर 11,000 तक है, कहीं 100 से भी कम है। बांग्लादेश में 1266 है ना, चीन में 148, और एशिया का भी 148 है जनसंख्या घनत्व। जापान में 335, इस तरह का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट बात, इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या के प्रमुख कारण कृषि के लिए उत्तम जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, समतल मैदान और सिंचाई के लिए विशाल सदावाहिनियां जिसमें हमेशा पानी रहे, नदी, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, ये सारे चीजें शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भारत, चीन, बांग्लादेश, फिलीपींस, है ना, इस तरह के जो देश हैं, ताइवान, चीन, यहां पर क्या है, एक तो समतल मैदानी इलाके पाए जाते हैं, कृषि वहां पर बहुत अच्छे रूप से विकसित है, या कृषि के लिए जलवायु, क्लाइमेट अच्छी है, नदियां हैं, मैदानी भाग हैं, उद्योग हैं, इसलिए यहां पर सघन जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा पाई जाती है ना। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप है, जिसकी चर्चा हमने की थी, जिसमें जर्मनी आ जाता है, जिसमें थोड़ा सा वो मोनाको वाला इलाका, फ्रांस का, और ये सारे इलाके आ जाते हैं, ये बहुत ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ अधिकांश देशों में जनसंख्या का घनत्व तो 117 वर्ग किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इसके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसकी चर्चा हमने की हुई है। अब मध्य एवं उत्तरी और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण और पूर्वी कनाडा, तो अगर आप ये देखेंगे दक्षिणी कनाडा, पूर्वी कनाडा, ये अमेरिका का अपलेशियन प्रदेश जिसकी चर्चा हमने की थी, अटलांटिक के आसपास का इलाका, ये झीलों का जो इरी, मिशिगन, सुपीरियर झील जैसे इलाके हैं। तो उत्तरी अमेरिका के ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये अलाबामा का क्षेत्र, यहाँ पर लोग ज्यादा सघनता से बसे हुए हैं, यहाँ पर उद्योग है, मैदान है, कृषि है, परिवहन के साधन है, इसलिए यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा क्या है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से विश्व का अति विकसित भाग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल्स के उद्योग, ये यहाँ पर विकसित हैं। आर्थिक समृद्धि के कारण ये विश्व के सभी लोगों के लिए आकर्षण बना हुआ है, इसी कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। कुछ टेक्नोलॉजी की भी इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर वहां रहते हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका का नाम आपने सुना होगा। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। इस मैप से आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि कहां पर ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जगह हैं और कहां थोड़ा कम है। तो जो आप ब्लैक में बिल्कुल देख रहे हैं, ये सारे हाईली डेंसिटी वाले जनसंख्या, उच्च घनत्व वाले हैं, जहां 60 व्यक्ति से ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है। इसमें पूर्वी उत्तर अमेरिका आप देख सकते हैं, पश्चिमी यूरोप वाला भाग, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो एशिया वाला भाग है वो आप देख सकते हैं, है ना। ये सारे ज्यादा घनत्व वाले देश हैं। ये जो हल्का डॉटेड में आप देख रहे हैं, ये सारे देश, जैसे ये आप देख लीजिए, ये पूर्वी तरफ का अमेरिका, और ये इधर पेरू जैसे वाले जो ऊपर सूरीनाम जैसे जो देश हैं, ठीक, और इधर आप देख लीजिए, इधर ये रूस का कुछ हिस्सा इलाका जो है, ये सारे क्या है, ये सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया और अरब कंट्रीज हैं, ये मध्यम इलाके 10 से 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको मिलेंगे। और जो बिल्कुल व्हाइट है, जैसे ये देखिए, ये सहारा का रेगिस्तान, ठीक,
ये जैसे ये देखिए, ये कालाहारी डिजर्ट, ये अटाकामा पेटागोनिया, ये अमेजन बेसिन वाला पूरा इलाका अमेजन नदी के आसपास, ये ऊपर ये पूरा ऊपर का जो उत्तरी कनाडा वाला क्षेत्र है, ये ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है ना, ये सारे के सारे जो इलाके हैं यहाँ बिल्कुल निर्जन यानी विरल जनसंख्या है, 10 व्यक्ति से कम, निम्न घनत्व वाले प्रदेश हैं। तो ये बिल्कुल जो ब्लैक है ये ज्यादा घनत्व वाले हैं, जो थोड़ा डॉटेड है हल्के ब्लैक में ये आपको मध्यम घनत्व वाले हैं, और जो बिल्कुल व्हाइट है वो एकदम निम्न घनत्व वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, आई होप कि इस मैप से आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया लग गया होगा कि जनसंख्या घनत्व किस तरह पूरी दुनिया में पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा वाला मध्यम घनत्व के क्षेत्र। तो मध्यम घनत्व के क्षेत्र में क्या है, जहां जनसंख्या 10 से 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती हो और जनसंख्या कम सघन पाई जाती है, या न मतलब बहुत ज्यादा घनी भी नहीं है और पूरी विरल भी नहीं है, 10 से 60 के बीच में यहां पर जनसंख्या पाई जाएगी। ठीक, तो ऐसे प्रदेश जैसे आप देख सकते हैं थाईलैंड, कंपूचिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, यूरोप में उत्तरी भाग और दक्षिणी एकदम भाग, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का सबसे उत्तरी वाला भाग, अमेजन बेसिन, ये सारे जो जगह हैं यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, सॉरी अमेजन बेसिन को छोड़ के जो दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है, उसके अलावा कलाहारी मरुस्थल को छोड़ के जो बाकी अफ्रीका का भाग है, ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है, ये सारा क्या है, ये मध्यम वाला है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक अवस्थाएं मानव के बसने के लिए न तो बहुत ज्यादा अनुकूल है न प्रतिकूल है। जो उच्च घनत्व वाले एरिया है वहां पर बहुत अनुकूल स्थिति है जहां पर मानव बस सकता है, और जो निम्न घनत्व वाले हैं वहां बहुत प्रतिकूल स्थिति है जहां मानव बस सके। लेकिन जो मध्यम घनत्व वाले हैं वो ऐसे देश या प्रदेश हैं जहां पर मानव के लिए न तो बहुत प्रतिकूल अवस्था है न बहुत अनुकूल अवस्था पाई जाती है। अब आते हैं लास्ट में सबसे निम्न घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो विश्व के वे सभी क्षेत्र जहां जनसंख्या का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, इसे निम्न घनत्व वाले प्रदेश में कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं, तो सबसे पहले आता है उष्ण मरुस्थल, ठीक, यानी कि हॉट जो डिजर्ट है। अब जाहिर सी बात है कि जो गर्म ये रेगिस्तान आप देख रहे हैं, इनमें लोग क्या रहेंगे, ना यहाँ ठीक से उद्योग लग पाएंगे, ना ठीक से घर बन पाएंगे, ना कृषि हो पाएगी। तो ये सबसे निम्न घनत्व वाले क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ सबसे कम लोग यहाँ रहते हैं, या अगर कोई बहुत ठंडा जगह होगा तो भी। ठीक, इसमें सहारा जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, कालाहारी ही नीचे अफ्रीका में है, बोत्सवाना के आसपास, अरब का पूरा प्रदेश, अटाकामा जो कि दक्षिण अमेरिका, कैलिफोर्निया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी कई सारे वहां पे आपने देखे कि डिजर्ट्स हैं, मैंने आपको दिखाए थे, है ना। तो ये जो इलाके हैं ये बहुत बड़े बड़े मरुस्थल हैं, और इन गर्म मरुस्थलों में जनसंख्या का घनत्व तो क्या है, बिल्कुल निम्न है, 10 से भी कम है। इसके अलावा भूमध्य रेखी वक्र जो ये आपका इक्वेटर है, माफ करिए, जो अर्थ है इसके बीच में भूमध्य रेखा जाती है 0 डिग्री पर, इक्वेटर। तो इसके आसपास क्या है, बहुत गर्मी है, तेजी से वाष्पीकरण या इवोपोरेशन होता है, बहुत बरसात होती है और घने जंगल है, बहुत बड़े बड़े घने जंगल है। प्राकृतिक संपदा तो बहुत है लेकिन यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं। अमेजन बेसिन के इलाके, कांगो रिपब्लिक वाले इलाके, है ना, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत निम्न ये वर्गीय निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। यहाँ अस्वास्थ्यकर, अति उष्ण, आर्द्र जलवायु, घने वन, अनुपजाऊ मिट्टी और यातायात के साधनों के अभाव के कारण जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम है, किंतु इनमें अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता है। हाँ, ये बात है कि जनसंख्या की भरण पोषण यहाँ किया जा सकता है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, जंगल, फल मूल, कंद, औषधियां यहाँ ज्यादा हैं। लेकिन वहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि वहाँ रहना इतना आसान नहीं है। रोज वहाँ आप समझ के चलिए कि दिन में लगभग 2 बार रोज बारिश होगी। उसके अलावा वहाँ पर बहुत अचानक गर्मी भी पड़ सकती है। वहां पर बहुत घने जंगल हैं जहां पर काट के उसको भूमि कृषि लायक बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वहां बहुत कम और विरल जनसंख्या पाई जाती है। देख सकते हैं आप, अमेजन बेसिन का नाम आपने सुना होगा, जिसको लंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अमेजन फॉरेस्ट जो है, जिसको कह सकते हैं कि पूरे दुनिया का लंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, मध्य एशिया और उच्च पर्वतीय क्षेत्र, जो मध्य एशिया है, जो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अरब के कंट्रीज, ईरान, ये सारे जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बहुत सारा मरुस्थल है और ये महासागरों से बहुत दूर है। तो एक शुष्क और बंजर प्रदेश जैसा है, वर्षा का अभाव रहता है, पठारी इलाके हैं, तिब्बत का पठार, मंगोलिया में क्या है, बहुत ठंडी हवाएं भी हैं। तो ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर विरल जनसंख्या है, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है ना, यानी अगर जैसे ये इस तरह का कुछ अमेरिका का अगर आप रफ मैप देखना चाहें अगर है तो ये इधर भाग में रॉकीज पाया जाता है, नीचे दक्षिण अमेरिका में इंडीज है। तो इधर तो ये अपलेशियन प्रदेश वाले इलाके में तो जनसंख्या है, लेकिन जो इधर रॉकीज वाले इलाके हैं वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। और यहाँ का धरातल और जलवायु ये कृषि के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ठीक, तो निम्न जनसंख्या घनत्व वाले देश हम देख रहे हैं। टुंड्रा जो है वो कई देशों को मिला के क्षेत्र कहा जाता है, जो बिल्कुल ठंडा बर्फ की चादर या बर्फ के रेगिस्तान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूरोप का ऊपर वाला नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कही जाती हैं, यूरोपीय रूस का वो हिस्सा जो यूरोप में है, साइबेरिया, ट्रांस साइबेरिया, ये सारे इलाके क्या है, बहुत ठंडे हैं और यहाँ जनसंख्या बहुत विरल या बहुत कम पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
इस समूचे प्रदेश को टुंड्रा कहा जाता है, जिसका अर्थ बंजर भूमि है। तो यहां पर बैरन लैंड या बंजर भूमि दिखाई पड़ती है। यहां जनसंख्या का घनत्व तो 10 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, और अधिकांश समय भूमि क्या है, बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसको शीत मरुस्थल या हम क्या कहते हैं, कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट था, ठीक है, टुंड्रा का। टैगा क्या है, टैगा ये कनाडा और साइबेरिया के टैगा वन प्रदेश हैं। ये भी बिल्कुल ठंडे जगह होते हैं, बहुत शीतल जनसंख्या है इसकी। देख सकते हैं बिल्कुल बर्फबारी वाले इलाके यहां पर आपको दिखाई मिलेंगे। वर्षा के अधिकांश समय तापमान हिमांक से नीचे रहेगा, यानी बहुत छोटा, बहुत कम माइनस में डिग्री में तापमान चला जाएगा। बहुत छोटे समय के लिए ग्रीष्म ऋतु होती है तो बर्फ पिघलने लगते हैं और दलदल बन जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या टैगा क्षेत्र में आती है। तो आपने कौन कौन से इलाके देखे जहां बहुत लोग बहुत कम रहेंगे, तो या तो वो गर्म जो है मरुस्थल हो या शीत वाले मरुस्थल हो, टुंड्रा, टैगा। इसके अलावा अगर देशों के रूप में बात करें तो स्वीडन है ना, मंगोलिया, इस तरह के जो देश हैं यहाँ, कनाडा का ऊपर वाला हिस्सा, ये सारे देश क्या है, रूस का यूरोपीय वाला हिस्सा, साइबेरिया, ये सब बहुत ठंडे या बहुत गर्म वाले इलाके हैं, कालाहारी डिजर्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जहां बहुत निम्न स्तर की जनसंख्या का घनत्व पाया जाएगा। तो जनसंख्या का घनत्व वहीं पर ज्यादा पाया जाएगा जहां जलवायु और सारी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, वरना तो विरल जनसंख्या या कम जनसंख्या घनत्व वाले ही क्षेत्र पाए जाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने पूरा जनसंख्या घनत्व का कंसेप्ट समझा कि जो बार बार चर्चा की जाती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वो क्या है। और जब हम मानव भूगोल के दूसरे भाग में केवल भारत के जनसंख्या की जब चर्चा करेंगे तो इसको और ठीक से डीपली भी देखेंगे कि भारत के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो हमें समझना था कि जनसंख्या घनत्व क्या है, और जनसंख्या घनत्व के जो 3 तरीके हैं, यानी उच्च घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कैसे पूरी दुनिया में ये डिवाइडेड है और इसका क्या कारण है, ठीक है। तो इससे संबंधित कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको हम जरूर कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट वीडियोस मिल रहे हैं आपको मैग्नेट बेंस हिंदी पर, जहां कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको सिर्फ इतना करना है स्टूडेंट्स कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके और वो भी इसका अच्छा सा फायदा उठा सकें और आप भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इन वीडियोस को खूब रिवाइज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।